नमस्कार। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी पवन। हम लोग बिहार बोर्ड का प्रश्नोत्तर के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्नोत्तर के माध्यम से पूरे सिलेबस को, खासकर संस्कृत जो विषय है, इसको फाइनल टच देने जा रहे हैं। और इसमें अभी जो आपको जो भी प्रश्न बतलाया जाएगा, लगभग हूबहू उसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को आराम से देखिए और सभी प्रश्नों पर गौर कर लीजिए, ताकि आपका हर एक प्रश्न ऐसा लगे कि यह मेरा जाना पहचाना है। परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा, आप उसको पहले से इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे, तो आपको जो जैसे ही प्रश्न आपके सामने रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा और ऐसी स्थिति में आप अच्छे स्कोर करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? क्योंकि यह पाटलिपुत्र वैभव पाठ है और इसका जो की नोट्स है, की पॉइंट है, वह पटना के इर्द गिर्द, पटना के संबंध में ही इस पूरे पाठ में बतलाया गया है। इसलिए इस चैप्टर में जो फोकस होगा वह पाटलिपुत्र, पटना के ऊपर ही फोकस होगा। ये पहला प्रश्न है, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? इस प्रश्न का समाधान सभी कर सकते हैं, पटना, पाटलिपुत्र। फिर भी पुनरावृत्ति के लिए ये प्रश्न देखना हमारे लिए जरूरी था। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग, पटना का इतिहास कितने वर्षों का माना जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा है परीक्षा में और बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को आप देखिए। पिछले बार भी ये प्रश्न पूछा गया था और उसमें क्या था, जो आंसर उसका गलत आया हुआ था। जो 4 ऑप्शन था उसमें ये कहीं भी नहीं था। तो इस बार आप ध्यान रखिए, 2500 वर्ष, सार्ध सहस्र वर्ष। 2500 वर्ष को संस्कृत में सार्ध सहस्र वर्ष बोलते हैं, या 2500 वर्ष का इतिहास है पटना का। ये बात ध्यान रखिए, यही इसका एग्जैक्ट उत्तर है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं, किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरणों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? तो मेगास्थानी जो हैं आए हैं, उन्होंने वर्णन किया है, फाहियान किया है, हुएनसांग और इत्सिंग। ये सभी विदेशी यात्रियों ने पटना का वर्णन, पाटलिपुत्र का वर्णन अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। आपको परीक्षा में एक प्रश्न रहेगा और उसके नीचे 4 विकल्प रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। उसमें से आपको किसी एक का चयन करना है। तो जो इन चारों में से, अगर इस तरह का प्रश्न आता है, इस चारों में से जो भी हो जाएगा, जो भी रहेगा, वो आपका सही होगा। फिर आप उसको टिक लगा लीजिए और वो OMR शीट पर जा कर के ब्लैक कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र या पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। उसका नाम आप जीके के दृष्टिकोण से याद रखिए। आइए आगे देखिए, चूँकि ये चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव पर है, या आपके पुस्तक में, आपके कोर्स में पाटलिपुत्र वैभव है, तो पटना का वर्णन करना है जिसमें, और ये गंगा नदी किनारे बसा हुआ, तो और पूछे जाने की संभावना नहीं है। कुटनीमत नामक काव्य के कवि या लेखक कौन है? कुटनीमत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुटनीमत नामक काव्य के कवि या लेखक कौन है? तो दामोदर गुप्त कुटनीमत के कवि हैं। कुटनीमत के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न है, दामोदर गुप्त ने अपने काव्य कुटनीमत में पटना के विषय में क्या कहा है? ये अगर आपको लघुत्तरीय प्रश्न में, जो बाद में 8 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 8 का जवाब, तो क्वेश्चन देगा आपको 16 और इसमें 8 का जवाब करना है, जिसमें लिखना है आपको, एक पंक्ति में आंसर लिखना है। तो उसका ये आंसर होगा, दामोदर गुप्त ने अपने काव्य पाटलिपुत्र में, दामोदर गुप्त ने अपने काव्य कुटनीमत में पटना के विषय में क्या कहा है? तो ये बात उन्होंने कहा है इसमें, दामोदर गुप्त ने अपने काव्य कुटनीमत में पटना के विषय में कहा है कि यह पृथ्वी के तिलक जैसा, सरस्वती का घर
तथा इंद्र के स्वर्ग के समान महानगर है। ये पटना के संबंध में दामोदर गुप्त ने अपने काव्य कुटनीमत में कहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई प्रश्न आता है इस तरह से लघु उत्तरीय में, तो आप इसका जवाब देंगे इस तरह से। आइए 7वां प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। महात्मा बुद्ध के समय में गंगा के किनारे कौन सा गांव स्थित था? ये पाटलीग्राम उसका उत्तर होगा। क्योंकि पाटलिपुत्र है, वहाँ पहले पाटली गांव था। पाटलीग्राम जिसको बोलते हैं, ग्राम का मतलब गांव होता है। पाटलीग्राम था और वहीं समृद्ध होकर के पाटलिपुत्र और आज पटना के रूप में विख्यात है, प्रसिद्ध है। महात्मा बुद्ध के समय में गंगा के किनारे कौन सा गांव स्थित था? तो पाटलीग्राम। अगला प्रश्न, किस गांव में भगवान बुद्ध अनेक बार आए? इसी प्रश्न से मिलता जुलता है। किस गांव में भगवान बुद्ध अनेक बार आए? तो इसका उत्तर है पाटलीग्राम। ये ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है 9 नंबर, कालांतर में पाटलीग्राम क्या कहा जाने लगा? पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहा जाने लगा, तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र। आइए अगला प्रश्न 10 नंबर, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र आए? किसके शासनकाल में? देखिए ये शासनकाल पूछेगा, तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के शासनकाल में, मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्हीं के समय में ये यूनान के राजदूत मेगास्थनीज आए थे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर, पाटलिपुत्र का वैभव किसके समय में अत्यधिक समृद्ध था? पाटलिपुत्र का जो वैभव है, समृद्धि है, वह किसके समय में अत्यधिक समृद्ध था? तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रियदर्शी अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार हुए हैं और उनके बाद अशोक हुए हैं। तो अशोक मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, इनके समय में पाटलिपुत्र का जो वैभव है वह बहुत अत्यधिक समृद्ध थी। अगला प्रश्न 12 नंबर, काव्य मीमांसा किस कवि की रचना है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा है परीक्षा में। काव्य मीमांसा किस कवि की रचना है? तो इसका उत्तर क्या होगा? राजशेखर। आइए देखिए अगला 13 नंबर का प्रश्न, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है। ये जो मुद्रा राक्षस है ये भी पाटलिपुत्र की घटना पर ही लिखी हुई पुस्तक है, नाटक है। मुद्रा राक्षस एक नाटक है विशाख दत्त के द्वारा लिखी हुई। 14 नंबर प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र का समुद्धार कब हुआ? समुद्धार बीच में क्या हुआ? जो पटना या पाटलिपुत्र जिसको हम कह रहे हैं वो जीर्ण शीर्ण हो गया। फिर बहुत समय के बाद मगर मुगल वंश के समय में इसका फिर से समुद्धार हुआ। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। पाटलिपुत्र का समुद्धार कब हुआ? तो मुगल वंश के समय में, याद रखेंगे आप। 15वां प्रश्न अगला, इस नगर मतलब पटना का नाम पटना कब प्रसिद्ध हुआ? तो इसका उत्तर क्या होगा? मध्यकाल में। आपको पता होगा जो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो मध्यकाल का जो पीरियड है इसी में पटना का नाम पटना के रूप में प्रसिद्ध हो गया, मतलब पटना पाटलिपुत्र पटना के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अगला प्रश्न 16, पटना शब्द किस शब्द से निर्गत हुआ है? पटना शब्द किस शब्द से निर्गत हुआ है? तो इसका उत्तर है पत्तन। पटना चूँकि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और वहाँ एक पत्तन थी जिसको डॉक कहते हैं, बंदरगाह समझ लीजिए। तो इस टाइप का था पहले। तो वहाँ से नदी मार्ग से जो भी जहाज वगैरह या फिर नावें वगैरह आकर के वहाँ लगती थी, बिजनेस का भी एक अड्डा था वो। तो वो एक तरह से पत्तन था और उसी पत्तन से निर्गत हुआ पटना शब्द। ऐसा आपके पाटलिपुत्र वैभव जो शीर्षक पाठ है उसमें लिखा हुआ है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों तथा पुराण आदियों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या प्राप्त होता है? मतलब ये जो पाटलिपुत्र है उसका दूसरा नाम, अपर नाम भी है, क्या है? तो पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर। पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर इस पाटलिपुत्र का दूसरा नाम था, प्राप्त होता है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदियों में। अगला प्रश्न 18 नंबर, पाटलिपुत्र शब्द कैसे प्रचलित हुआ? पाटलिपुत्र शब्द कैसे प्रचलित हुआ? आइए इसका उत्तर देखते हैं। पाटल पुष्पों के पुत्तलिका रचना के आधार पर। पाटल पुष्प
वहाँ पर पाटल नामक पुष्प हुआ करता था। ये तो पुष्प आजकल देखने को नहीं मिलता है और हम लोगों ने भी नहीं देखा है, शायद आप लोग भी कभी नहीं न देखे होंगे या इसकी पहचान अब नहीं हो पा रही है। जो पाटल पुष्प क्या है, ऐसे समझ लीजिए गुलाब गुलाब सा टाइप का कोई पुष्प होगा। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना, पाटल पुष्पों के आधार पर पुतलिका रचना, पुतलिका रचना जैसे आप कभी देखे होंगे गांव घर में क्या होता है, जो पुतलिका नृत्य हुआ करता है या काठ का घोड़ा वगैरह टाइप करके नृत्य हुआ करता है, कठपुतली हम लोग उसको बोलते हैं। उसी तरह से पुतलिका रचना, पुतलिका रचना के आधार पर, इस पाटल पुष्पों के पुतलिका रचना के आधार पर ये पाटलिपुत्र शब्द प्रचलित हो गया। आइए आगे देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर, कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव से जो प्रश्न बन सकते हैं वह ये है, पहला, किस काल में प्रचलित था कौमुदी महोत्सव? किस काल, यहाँ काल का मतलब किसी राजा महाराजा का काल नहीं है, इस काल का मतलब समय से है। यहाँ मुझे लिखना चाहिए था समय, फिर चलिए देखते हैं फिर से, किस काल में प्रचलित था? तो शरद काल, मतलब शरद ऋतु जब प्रारंभ होती है, खास करके दशहरा वशहरा के समय में ही ये कौमुदी महोत्सव हुआ करता था, तो वहीं से वो शरद काल है ये। दूसरा प्रश्न है, किस शासन काल में, किसके शासन काल में प्रचलित था? ये जो काल जहाँ पर हम लोग कन्फ्यूज हो रहे थे वो यहाँ क्लियर है। किसके शासन काल में प्रचलित था? तो ये गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव प्रचलित था। और कहाँ प्रचलित था कौमुदी महोत्सव, कहाँ प्रचलित था? तो कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में प्रचलित था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, संप्रति पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव के जैसा कौन सा समारोह होता है? इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, जो वर्तमान में पाटलिपुत्र में या पटना में कौमुदी महोत्सव के जैसा ही कोई समारोह होता है क्या? हाँ होता है, आइए इसको देखते हैं, उसका उत्तर देखते हैं। पाटलिपुत्र में गुप्त वंश के शासनकाल में जो कौमुदी महोत्सव प्रचलित था, वैसा ही समारोह आजकल दुर्गा पूजा के समय में देखा जाता है। आज भी जब आप कभी दुर्गा पूजा के समय में पटना जाएंगे तो देखेंगे वहाँ का जो साज सजावट है, वहाँ की जो संस्कृति है वो आपको दिखलाई देगा। और फिर अगर आप अपनी किताब में जो पढ़े हैं, पुस्तक में जो पढ़े हैं या पाटलिपुत्र वैभवम, और उसमें जो कौमुदी महोत्सव पढ़े हैं, उससे आप तुलना करेंगे तो बहुत कुछ आपको आभास हो जाएगा। जो कौमुदी महोत्सव भी लगभग इसी तरह से दुर्गा पूजा के समय जो होता है, जो आयोजन होता है, लगभग उसी तरह का होता है, तो आप उससे तुलना कर लेंगे। आइए अगला प्रश्न 21 नंबर, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? आपको पता है महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु जो 5.7 किलोमीटर है, ये गंगा नदी पर है और एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। आइए अगला प्रश्न, गंगा नदी पटना के किस दिशा में है? गंगा नदी पटना के किस दिशा में है? तो पटना के उत्तर दिशा में है। और गंगा के किस दिशा में, फिर प्रश्न बन सकता है कि गंगा के किस दिशा में, किस ओर पटना है, पटना स्थित है? तो गंगा के दक्षिण दिशा में, दक्षिण की ओर पटना स्थित है और पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न 23 नंबर। इसमें क्या है, राजशेखर ने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में पाटलिपुत्र के संबंध में क्या लिखा है? ये राजशेखर काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक कवि क्या लिखा है पाटलिपुत्र के संबंध में? तो उन्होंने लिखा है कि राजशेखर के, इसको ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, परीक्षा में जब इस तरह के प्रश्न आते हैं उसको थोड़ा सा बहुत विस्तार में नहीं लिखना है, बहुत शॉर्ट में लिखना है। राजशेखर के काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के अनुसार पाटलिपुत्र में प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती थी। प्राचीन सरस्वती परंपरा पाटलिपुत्र में चलती थी, ये बात याद रखिए। फिर यहाँ वर्षों तक उपवर्ष हुए, पाणिनि हुए, पिंगल, ब्याडी जैसे आचार्य रहे हैं। बरडुची और पतंजलि यहाँ परीक्षित होकर ख्याति प्राप्त किया है। ये बात राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में लिखा है, ये बात हम लोगों को ध्यान रखना है। और ये अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो फिर हम लोगों को इसका उत्तर इस तरह से देंगे। और ध्यान ये रखेंगे कि थोड़ा लिखावट ठीक होना चाहिए, क्योंकि
वहाँ जो आपको एक प्रश्न पर 2 नंबर आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में, वहाँ थोड़ा लिखावट देखा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत विस्तार में लिखना नहीं है। अगला प्रश्न 24 नंबर, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में क्या कहा? भगवान बुद्ध ने भी पाटलिपुत्र के संबंध में कुछ कहा है। क्योंकि भगवान बुद्ध की भूमि रही है, तो इस संबंध में ये आप याद रखेंगे क्या कहा है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में कहा था कि यह गांव महानगर होगा, मतलब भविष्यवाणी की थी कि गांव से महानगर होगा, हो ही गया। परंतु कलह, अग्निदाह और जल की अतिशयता, मतलब बाढ़ वगैरह के भय से सर्वदा आक्रांत रहता ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की स्थिति कैसी थी? ये मौर्य काल के संबंध में देखिए क्या थी पाटलिपुत्र की स्थिति। मेगास्थनीज, ये जो मिला है जानकारी, ये मेगास्थनीज के संस्मरण से प्राप्त हुआ है। मेगास्थनीज के संस्मरण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यधिक उत्कृष्ट थी। बस इतनी बात लिखना है। कैसी थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में? तो पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यधिक उत्कृष्ट थी। इसलिए तो आप देखते होंगे जो प्राचीन काल में जो भी राजा हुए हैं, प्रतापी राजा हुए हैं, सब ने पटना को, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना का वर्णन करें। पटना का वर्णन करने क्या होगा? आप अगर इस प्रश्न को नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप लिख सकते हैं। जो पटना में क्या क्या है उस बात का बखान कर देना है, मतलब नाम कोट कर देना है। पटना गंगा के किनारे बसा हुआ एक विशाल नगर है। यह बिहार प्रांत की राजधानी है। यह मगध साम्राज्य और मौर्य वंश से संबंधित है। इस नगर में संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा आदि दर्शनीय स्थल है। ये बात लिखना है। ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे आप ज़रूर देखें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी पुनरा